Hi, my dear students, how are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. तो आज हम एक मास्टर क्लास करने वाले हैं जहाँ पे हम बहुत मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन कैटेगरीज को पिक करेंगे. We will quickly talk about the strategies on what should be the approach to solve these questions, and of course we will be practicing the approach by applying it on some questions. So it's going to be an exciting session. अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगता है तो आप इसको मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि एक बार आप 30 मिनट्स देख लो, फिर अगली बार फिर 30 मिनट्स देख लो. अगर आपको लगता है कि एट अ स्ट्रेच इतना लंबा वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल होगा तो आप अपने हिसाब से अकोमोडेट कर सकते हो, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज जूही नरूला. तो हम मास्टर क्लास में करने क्या वाले हैं, मल्टीपल टॉपिक्स को पिक करने वाले हैं. हमने लास्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स किया था. इस बार भी हम कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के, पर जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे वो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे. तो जब हम ओलेट्स की बात करते हैं तो क्लैट और एलेट में तो स्पेसिफिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे बहुत जोर रहता है. यू गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इन फैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओलेट्स देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन कैटेगरीज जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं. तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होंगे, बियॉन्ड यू होंगे, आपसे होगा नहीं सॉल्व, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती. बट आपको अगर पता हो कि क्या अप्रोच है, क्या स्ट्रैटेजी है, राइट, हाउ शुड यू टैकल दीज क्वेश्चंस, तो ऑफकोर्स आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है, राइट, टाइम कम लगता है. सो आई ऑलवेज बिलीव कि एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए, राइट. स्टूडेंट्स यूजुअली हम जब क्वांट करते हैं तो उसके फॉर्मूला सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, राइट. बट जब इंग्लिश की बात करते हैं तो हम विदाउट स्ट्रैटेजी जाते हैं. तो विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आसान क्वेश्चन कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेसी मिल जाती है. बट अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो और विदाउट स्ट्रैटेजी चले गए तो कई बार फंस जाते हैं. और अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के प्रेशर में कई बार देखकर क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि वो आसान है या मुश्किल है. या रादर यहाँ पर एक टर्म यूज करती हूँ मैं जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. टर्म का नाम क्या है? पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. यानी हो सकता है कि मुझे पैराजंबल के सवाल बहुत आसान लगते हो पर आपको मुश्किल लगते हो, राइट. हो सकता है मेरे लिए आरसी फिलोसफी वाले पैसेजेस डिफिकल्ट हो पर आपके लिए आसान हो. तो हर इंडिविजुअल का जो वीक एरिया है और जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है. इट कैन नॉट बी सेम फॉर एवरी स्टूडेंट. तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चन कैटेगरी आप पिक कर रहे हो आपके पास एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच हो उन क्वेश्चंस को हैंडल करने की, उन क्वेश्चंस को डील करने की, राइट. ताकि आपका जो एक्सपीरियंस हो पेपर सॉल्विंग का उस टाइम आप बहुत कॉन्फिडेंट हो. अगर आप स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ चलते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको क्लैरिटी रहती है कि कैसे टैकल करना है. इसी रीजन को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आपके लिए फ्रेम करी गई है. सो वी विल बी डूइंग मल्टीपल टॉपिक्स. फिल इन द ब्लैंक्स तो हमने करे भी थे लास्ट क्लास में, आज फिर कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे. पैरा कंप्लीशन यानी कि एक पैराग्राफ प्रोवाइडेड है और उसमें एक ब्लैंक है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको एक सूटेबल स्टेटमेंट को पिक करना है जो पैराग्राफ को लॉजिकली कंप्लीट कर सके. पैरा जंबल्स में क्या होता है कि आपको 3 या 4, 4 या 6 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, वो रीअरेंज करने होते हैं, वो एक जंबल्ड फॉर्म में होते हैं. आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो. पैरा इज अ पैराग्राफ एंड जंबल्ड मतलब विच इज नॉट अरेंज. तो आपको 4 या 5 सेंटेंसेस दे देंगे, मिक्स करके दे देंगे और वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे. तो आपका टास्क ये है कि आप उन सेंटेंसेस को अरेंज करो ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए. उसके बाद एनालॉजी के सवाल होते हैं. एनालॉजी इज सिमिलैरिटी, यानी कि आपको 2 टर्म्स के बीच में कोई रिलेशनशिप दे देंगे, आपको वो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है और सिमिलर रिलेशनशिप को ट्रेस करते हुए आंसर चॉइस को पिक करना है. कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको बताऊंगी. ईडियम्स और फ्रेजेस, जैसे ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है. जैसे मैं आपको कहूँ कि द स्टूडेंट ब्रोक डाउन आफ्टर गेटिंग after getting to know that his cycle got robbed. तो ब्रेक डाउन का मतलब है ना रोने लगा, राइट. इमोशन कंट्रोल नहीं हुए, राइट. जैसे ब्रेकअप है तो ये एक ईडियम, फ्रेजल वर्ब जिसको बोलते हैं, ईडियम हो सकता है. जैसे मैं आपको कहूँ कि यू आर एप्पल ऑफ माई आई, तो इसका मतलब अ फेवरेट पर्सन, अ पर्सन whom you love a lot, तो उसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ माई आई. जैसे यू आर एप्पल ऑफ योर आईज ऑफ योर पेरेंट्स, राइट, एंड ऑफ योर टीचर्स ऑल्सो. जैसे एप्पल ऑफ द आई. तो इस तरह के ईडियम्स के आपको मतलब पता होने चाहिए. क्वेश्चंस कैसे दिख सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, राइट. वर्ड यूसेज,
एक वर्ड को गिवन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से यूज किया गया है, राइट, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग सेशन। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सेशन में। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग को बिगिन करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हम फिक्स कर रहे हैं उसको हम पैराजम्बल से बिगिन कर रहे हैं डिस्कशन को। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको नाम से ही पता चलेगा कि पैराजम्बल्स क्या है, कि आपको ये 4 सेंटेंसेस दे दिए, ये रैंडमली अरेंज्ड है, आपको इनको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके, राइट। तो आप क्या ध्यान रखते हो, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। तो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे होगे, जब वीडियो देख रहे हो, तो ये सारे पॉइंटर्स को लिख लेना एग्जाम से पहले। जब आप इन पॉइंटर्स को रिवाइज करके जाओगे या जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। तो पहला है क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, यानी कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना है कि पैराग्राफ इन टोटलिटी क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है। अब यहाँ पर क्या दुविधा होती है, यहाँ पे क्या मुश्किल आती है कि स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि ये एक आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इसका टेस्ट है, राइट। कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैराग्राफ इज ट्राइंग टू कन्वे इन जनरल, इन टोटलिटी? आर यू एबल टू मेक अ प्रॉपर पिक्चर? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि क्रक्स आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको देखना है कि डिस्कशन कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको क्रक्स या जिस्ट नहीं पता ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड, आप उसको तरीके से, राइट तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टूडेंट्स बाईपास कर जाते हैं। जब भी आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, आपको ध्यान रहना चाहिए कि व्हाट इज द bigger picture the author is trying to convey, what is the information the statements are going to convey, या पैराग्राफ इन टोटलिटी क्या बात करना चाह रहा है, राइट। तो पहला पॉइंट है क्रक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप स्टेटमेंट्स पढ़ें, आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, राइट। ओपनिंग स्टेटमेंट वो है जो इन चारों में से डिस्कशन को बिगिन करेगा, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट होगा इन चारों में, उसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और क्लोजिंग स्टेटमेंट वो है जो डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड पर लेकर आता है। तो जब हम पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस करते हैं तो यूजुअली हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ट्राइंगल या इन्वर्टेड पिरामिड। तो यानी कि जो सबसे जनरल स्टेटमेंट है, जो सबसे बेसिक स्टेटमेंट है, वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है। और जैसे जैसे आप डिस्कशन में आगे बढ़ते जाते हो, उतना डिस्कशन प्रिसाइज होता जाता है, राइट। तो जब भी आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो, आप पहले वो स्टेटमेंट देखो जो बहुत जनरल है, राइट, जो आपको एक जनरल पिक्चर कन्वे करता है, यानी कि ऐसा डिस्कशन, ऐसा स्टेटमेंट जो डिस्कशन को बिगिन करता हो। और कंक्लूजन वो होगा जो निचोड़ देता हो सारे डिस्कशन का, राइट। तो इट कैन ब्रिंग अ डिस्कशन टू अ लॉजिकल एंड। तो जब भी आप पैराग्राफ पढ़ें, आपका फोकस होना चाहिए टू लुक फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। थर्ड, ट्रांजिशन वर्ड्स को जरूर नोटिस करें। ट्रांजिशन वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं समझने में कि डिस्कशन कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो ट्रांजिशन वर्ड्स का जिक्र मैं कई बार करती हूँ, अक्सर करती हूँ, राइट। और मैं हर बार यही कहती हूँ कि बहुत ही क्रूशियल है। तो वर्ड्स लाइक येट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, मोरओवर, फर्दर मोर, इससे आपको पता चलता है कि डिस्कशन आगे कैसे बढ़ रहा है। तो एक बार हमें ये पता चल गया कि डिस्कशन आगे कैसे बढ़ रहा है, तो आपको सेंटेंसेस को अलाइन करना आसान हो जाएगा। So as much as possible what you should do is you should observe these transition words, उससे आपको sentences को arrange करने में बहुत help मिलती है। नेक्स्ट मेरा आपको सजेशन रहेगा कि लुक फॉर मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी मतलब असेंशियल, मैंडेटरी का मतलब है समथिंग विच इज असेंशियल, समथिंग विच इज कंपल्सरी, यानी कि हम दो ऐसे सेंटेंसेस ढूंढते हैं जो एक के बाद एक आना जरूरी है, विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पेयर, राइट। पेयर मतलब दो सेंटेंसेस जो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इनका सक्सेसिव ऑर्डर में आना जरूरी है, चाहे वो ए डी हो, चाहे बी सी हो, चाहे डी सी हो। एक बार आप मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो पूरा जो क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट ईज आउट हो जाता है। तो मैंडेटरी पेयर देखिए कि कोई ऐसे दो स्टेटमेंट्स जो कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हो, प्रो एंड कॉन्स की बात कर रहे हो, राइट, कोई रिलेशनशिप एग्जिबिट कर रहे हो, तो इस तरह से अगर हमें दो सेंटेंसेस मिल जाते हैं जो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इनका एक साथ आना जरूरी है, उसको हम मैंडेटरी बोल देते हैं। मैंडेटरी का मतलब कंपल्सरी, असेंशियल पेयर, राइट। सो दैट्स बेसिकली मैंडेटरी पेयर, राइट। और अगर आपको ऑप्शंस गिवन हो तो आप ऑप्शंस भी यूटिलाइज करो, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्लू है।
और जितना हो सके प्रोनाउंस पे ध्यान दो, प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव्स। प्रोनाउंस होते हैं हिज, हर, राइट, ये भी आपको मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, देबोलीना इज प्रिपेयरिंग फॉर हर जुडिशरी एग्जाम्स। तो आप समझते हैं कि पहले देबोलीना को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी के बाद तो बोलेंगे कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। तो कभी भी अगर प्रोनाउन नाउन की बात होती है तो सबसे पहले आप नाउन दोगे, उसी के बाद तो प्रोनाउन आएगा। तो मैंडेटरी पेयर की आइडेंटिफिकेशन में प्रोनाउंस बहुत हेल्प करते हैं। सिमिलरली आप डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्ड्स को भी जब फोकस करते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, राइट। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिस्ट लिख देती हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज। इन वर्ड्स को हमेशा ऑब्जर्व करो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसानी से हो रही है और आप कहीं फंस नहीं रहे हो। अब इन सारे स्टेप्स को हम अप्लाई करके देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में, राइट। आपको करना क्या है, आई विल स्टेप असाइड, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये 4 सेंटेंसेस हैं, ये रैंडमली अरेंज्ड हैं, आप इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाइए, राइट। आई विल गिव यू 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल टेक द डिस्कशन फर्दर। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अगर आपको और टाइम लग रहा हो, आपको और टाइम की ज़रूरत हो तो आप पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद वीडियो एक्सप्लेनेशंस देखना, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इन अ रीसेंट इंसिडेंट विलेजर्स इन अ टी एस्टेट वर शॉक्ड टू फाइंड अ लेपर्ड कब इन अ ट्रेंच। द कप वॉज देन टेकन टू। तो देन से देखिए, देन मतलब इमीडिएटली सेंटेंस को बिगिन तो नहीं कर सकता, राइट। जैसे मैं आपको कहूँ कि मार्गरीटा मिस द ट्रेन, सो देन शी डिसाइडेड टू टेक अ कैब। तो देन का यूसेज समझ रहे हैं, बाद में, राइट। तो ये टाइम क्लू है, राइट, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो अब यहाँ पे बी भी स्टेटमेंट को बिगिन नहीं कर सकता। द कप वॉज देन टेकन टू द एरिया वेयर शी वॉज डिस्कवर्ड एंड रीयूनाइटेड विद हर मदर। The 12,500 leopards in India stray into villages due to their shrinking habitat. The wildlife vet examined and declared it to be uninjured but dehydrated. तो यानी कि पूरी कहानी अब आपको समझ में आ गई हो कि सबसे पहले जस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि क्या हुआ है, कि एक कब हुआ क्या कि वो एक लेपर्ड कब कहीं मिला और उसके बाद वहाँ पर देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ वेट ने उसको एग्जामिन किया और कब उसके बाद एरिया में लेके गया जहाँ उसको उसकी मम्मी मिल गई। तो इन सब में कब की मम्मी मतलब टाइग्रेस मिल गई। तो ये सारे सेंटेंसेस में जो सबसे जनरल स्टेटमेंट है वो सबसे पहले सी स्टेटमेंट होगा, राइट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि हो क्या रहा है कि लेपर्ड स्ट्रे, स्ट्रे मतलब दे गेट इनटू द होम्स। तो आपने सबसे पहले कहानी बता दी कि ये एक जनरल पिक्चर चल रही है जहाँ पे 12,500 लेपर्ड्स इन इंडिया हैं, दे स्ट्रे इनटू विलेजेस, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं वो श्रिंक होता जा रहा है। सी कैन बिगिन द डिस्कशन। अब इसी में एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक रीसेंट इंसिडेंट में क्या हुआ कि विलेजर्स इन अ टी एस्टेट वर शॉक्ड कि एक लेपर्ड का कब मिला उनको, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपको कब मिल गया तो नेक्स्ट थिंग विल बी कि उसको वाइल्ड लाइफ वेट के पास लेके गए, राइट। तो उन्होंने एग्जामिन किया और कहा कि भाई ठीक है, कोई खतरा नहीं है बट डिहाइड्रेटेड है। अब यहाँ पर द कप वॉज देन टेकन टू, तो पहले एग्जामिन किया एंड देन मतलब इवेंचुअली सब ठीक है, डिहाइड्रेटेड, और फिर उसको रीयूनाइट कर दिया गया विद द मदर। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सी ए डी बी बनेगा। देखिए, सी सबसे जनरल स्टेटमेंट था तो इसने डिस्कशन को बिगिन किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सी के तुरंत बाद ए आना चाहिए। तो सी ए भी एक मैंडेटरी पेयर की तरह काम करता है कि ये एक जनरल सिचुएशन और फिर एक रीसेंट इंसिडेंट मेंशन कर रहे हैं इस कैटेगरी में। और उसके बाद अगर देन क्लू से देखें तो डी और बी का भी साथ होना जरूरी है। तो जो कॉम्बिनेशन इमर्ज करके आएगा इस पैरा जंबल का वो होगा सी ए डी बी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अप्रोच पता है कि पहले ओपनिंग स्टेटमेंट देखना है, जिस समझनी है, तो क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेते। हो सकता है आपको ऑप्शंस भी मिले तो उससे गेम तो और आसान हो
जाएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं और हर बार हम यही डिसाइड करते हैं कि प्रैक्टिस में हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ही करते हैं। ऑप्शंस आएंगे तो ऑफ कोर्स आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि एक ही चॉइस सी से स्टार्ट हो रही है तो बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। बट सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग सो वी आर कीपिंग इट विदाउट द ऑप्शंस, यानी कि टाइप इन द आंसर के फॉर्मेट में रखना है जहाँ पे आपको सॉल्व करके आंसर को टाइप करना है, जस्ट टू रेज द डिफिकल्टी लेवल एंड मेक द क्वेश्चन स्लाइटली मोर चैलेंजिंग फॉर यू, राइट? There's a good possibility that you will be getting options. So if you get the options, you have to pick the answer choice which suggests C, A, D, B. Right? Now let's come to the next question. Let's try this. Everybody, please read this. I will just step aside. अच्छे से जो steps आपको बताए हैं उसको follow करिए और follow करने के बाद फिर आप question solve करके answer देखिए। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। तो यहाँ पे इसने बोला कि इट मेंशंस अ वीडियो ऑन टिकटॉक दैट क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंसर्स पॉसिबल व्यूज ऑन द इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। इट मेंशन, सो व्हाट इज इट, यानी कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिगिन नहीं कर सकता डिस्कशन को, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब हम बी पर आते हैं। Social media has given us the expectation that every video, every tweet needs to be irreproachable and encompass the live experience of the audience. So ये एक general statement लगता है, इसको हम रख सकते हैं। Should celebs always have a take? Ask an article in a magazine. So do you guys even care about the issue, or do you care about influencers caring about the issue, right? अब यहाँ पर है कि it mentions in a video on TikTok that questioned an influencer's possible view on the Israel-Palestine crisis. तो I will step aside और आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर भाई एक चीज तो क्लियरली इमर्ज करके आई कि और कुछ हो ना हो, बी विल बी द स्टेटमेंट दैट विल बिगिन द डिस्कशन, राइट? अब यहाँ पर उसने कहा कि should celebs always have a take? Ask an article in a magazine. So now this is really important to understand कि बी और सी एक थ्रेड बना रहा है, राइट? कि सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशन है कि एवरी ट्वीट नीड्स टू बी इररिप्रोचेबल एंड इनकम्पस द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडियंस। अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि शुड सेलेब्स ऑलवेज हैव अ टेक, राइट, एंड आस्क एन आर्टिकल इन अ मैगजीन। तो अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा बीसी मैंडेटरी बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा कि इट मेंशंस, तो इट किसको रेफर करेगा? मैगजीन को। यही मैं आपको नाउन प्रोनाउन की कहानी बता रही थी कि इट इज अ सिंगुलर नाउन, राइट? सिंगुलर प्रोनाउन, तो इट क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इट किसको मेंशन कर रहा है? इस केस में मैगजीन को, और कोई एसोसिएशन बनता नहीं है, राइट? तो हमने क्या किया, बी से स्टेटमेंट को बिगिन किया, फॉलोड बाय सी, और फिर उसने कहा इट मेंशंस अ वीडियो। सो मैगजीन इज मेंशनिंग और टॉकिंग अबाउट अ वीडियो, तो सी और ए एक मैंडेटरी पेयर बना। और ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? बाय यूटिलाइजिंग द प्रोनाउन क्लूज एज आई वाज ट्राइंग टू मेंशन। अब आप बीसीए को लेकर तो श्योर हो गए। अब बचा क्या? स्टेटमेंट डी। तो डी, बी के बाद सी आना जरूरी है, सी के बाद ए आना जरूरी है, बी हैज टू बिगिन। तो डी की क्या पोजीशन रहेगी? डी कैन ओनली कम इन द लास्ट। So the correct combination for this parajumble will be B, C, A, D. I hope this is fine. चलिए अब next question करते हैं, right? So take a look at this. आराम से क्वेश्चन देखिए, समझिए एंड देन आंसर इट। देयर इज नो नीड टू रश। चलिए, आई एम श्योर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। In the past, companies with international aspirations, aspirations मतलब hopes, dreams, expectations, ठीक है? Companies with international aspirations simply familiarize themselves with any difference in the legal system or the producers used in the day-to-day business of import and export. तो past में क्या हो रहा था? Statement उसको explain कर रहा है।
मॉडर्न ट्रेड हाउएवर डिमांड्स मोर फ्रॉम द कंपनीज। तो अब पहले पास था, फिर मॉडर्न पे आ गए, राइट। अब देखते हैं, टुडे द कंपनी seeking international success must also understand the people who live and work in countries they deal with, how they think and behave and do business. So ये भी, अब ये देखिए, ये this is going in past. Now what is expected in present? This statement is in present, this statement is also in present कि आज, see this clue, today. So, to succeed in today's global market, it is essential to learn as much as possible about the conditions in overseas market. तो यानी कि डी स्टेटमेंट ने कहा कि आज आपको क्या चाहिए, और अगर आप बी को देखोगे कि पास्ट में क्या सिंपली familiarize होना जरूरी था, नाउ यू नीड टू नो एज मच एज पॉसिबल। तो क्लियरली डी बिगिंस, और डी के बाद ए आना जरूरी है, क्योंकि डी बोल रहा है कि प्रेजेंट की क्या सिचुएशन और पास्ट में क्या होता था, राइट। तो वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड डी एंड ए। So see if that makes sense to you. D ने कहा कि to succeed in today's global market, what is needed, और past में even if you were simply familiarizing, that was sufficient, right? Now going ahead, this is again making a mandatory pair, again coming to the present, कि modern trade however demands more. So this is demanding less what was happening in the past, and what is the expectation modern, that there is more, expectation. So clearly D should begin the statement because that's setting the trend of discussion. तो presently क्या चाहिए, past में क्या होता था, फिर past से present में author ने contrast create किया. So DAB is set, and where will you place C? That has to come in the last. So the correct sequence will be DABC. Okay. Let's proceed further to the next question. So यहाँ पर जो हम question कर रहे हैं, अब ये question है word usage के, यानी कि given context में word को कैसे use किया गया है. So in the given context, how the word is used, right? That's what we mean by word और यूसेज. तो इस तरह के सवालों को हम क्या कहते हैं, वर्ड यूसेज. हैव ऑलरेडी टेकन वन लेक्चर ऑफ दिस बिफोर. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए. दिस इज जस्ट अनदर वेरिएशन ऑफ द वे द क्वेश्चन इज कमिंग, राइट. तो यानी कि यहाँ पर 4 सेंटेंसेस में कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका यूसेज इनकरेक्टली हुआ है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा वर्ड है 4 सेंटेंसेस में जिसको हमने सही तरीके से यूज नहीं किया. सेंटेंसेस सिंपल हैं, जो वर्ड चॉइसेस है वो भी सिंपल हैं, यहीं पे आपका लॉजिक और अवेयरनेस टेस्ट होती है, राइट. तो आई विल जस्ट स्टेप असाइड, आप एक बार अच्छे से सारे सेंटेंसेस पढ़ो और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे यूसेज करेक्ट नहीं है. आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन को मिस ना करें. कई बार पूछ लेते अप्रोप्रिएट यूसेज, कई बार पूछ लेते इनअप्रोप्रिएट यूसेज, राइट. जैसे अगर हम पहला सेंटेंस पढ़ना चालू करें, द यंग गर्ल said, I now request a chief guest to come forward for lighting of the lamp. तो lighting मतलब दिया जगाना होता है, which is correct usage. तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे incorrect usage का word pick करना है. I just read that 2 men who took shelter under a tall tree during a thunderstorm was struck by lightning, right? So ये lightning क्या होता है, बिजली कड़कना, right? So this is वो बिजली वाला lightning. So this again is the right usage. तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता. I believe that skin lightening products have a lot of undesirable side effects. तो यहाँ पर B और C में I will just step aside, राइट. आप स्पेलिंग देखिए, तो यहाँ पर ये वाला लाइटनिंग का मतलब बिजली कड़कना होता है, सेम हैज बीन यूज्ड. जबकि हमारे को जो स्किन का कलर यहाँ पे बोलना चाह रहा है, LIGHTENING, ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी. अब होता क्या है, ऐसे छोटी सी मतलब जिस टी के बाद ई आना चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो ये स्किन लाइटनिंग यानी स्किन को हल्का करना, राइट, कलर को लाइटन करना, उस आइडिया को प्रेजेंट करता है, नॉट बिजली कड़कना. बट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द वर्ड इज रॉन्ग. तो ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. कमिंग टू डी, द यंग गर्ल हेल्प्ड हर मदर कैरी सम ऑफ द ग्रोसरीज होम, देयर बाय लाइटनिंग हर, अगेन हल्का करना, राइट. सो दिस इज ऑल्सो द राइट यूसेज. तो इनकरेक्ट यूसेज केवल सी में इमर्ज होके आई है, सो सी विल बी द राइट आंसर. तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इतना इजी क्वेश्चन, बट क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है तो छोटी छोटे स्पेलिंग डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते. तो इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, एंड द सजेशन इज ऑब्जर्व,
राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व वेल, राइट, जितना आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, जितना आपका अटेंशन टू डिटेल होगा, राइट, व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज अटेंशन टू डिटेल, राइट, जितना आप छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करेंगे, राइट, उतना आपकी एक्यूरेसी अच्छी स्ट्राइक होगी, क्योंकि थोड़ा टाइम का प्रेशर रहता है जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो जानबूझ के नहीं पर जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, प्रेशर में, स्ट्रेस में, क्योंकि क्लॉक इज टिकिंग, राइट, आपको और दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, तो उस जल्दबाजी में हम सवाल खराब कर लेते हैं। पर वही बच्चे जो अपना काम और कंपोजर मेंटेन करके रखते हैं, तसल्ली से छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करते हैं, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स एंड बी वेरी फोकस्ड, राइट। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई रीडिंग दिस। अगेन द सेम वर्ड यूसेज का ही सवाल है, आप फिर चॉइस देखो, इनकरेक्ट यूसेज को ही आपको पिक करना है। तो बार बार मैं यही कहती हूँ कि कई बार क्या होता है, एक इनकरेक्ट दे दिया, दूसरा इनकरेक्ट, तीसरा करेक्ट दे दिया, और आप फ्लो में इनकरेक्ट मार्क कराए, या वाइस वर्सा। तो हमेशा डायरेक्शन को बहुत केयरफुली पढ़िए। दिस इज अ हैक, राइट, दिस इज आप लिख सकते हो जूही मैम्स हैक दैट नोटिस द क्वेश्चन को। मैं बार बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कहती हूँ, यहाँ पे भी कह रही हूँ कि डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि थोड़ा भी अगर आपने इधर उधर कर दिया, आता हुआ सवाल भी आप गलत कराएंगे, राइट। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, ऑलवेज पे अटेंशन टू द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड एंड कीप देम इन माइंड। अगर आपको इनकरेक्ट दिख रहा है तो उसको सर्कल कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि इनकरेक्ट ही ढूंढना है, राइट। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आई विल स्टेप असाइड, आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। चलिए, तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, वी कॉल्ड अ मैकेनिक टू अप्रेज द कार बिफोर वी बॉट इट। तो इस अप्रेज का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, राइट। तो यहाँ पर यूसेज करेक्ट है, तो यानी कि मेरे को तो इनकरेक्ट यूसेज वाला वर्ड देखना है, तो दिस कैन नॉट बी माई आंसर। द प्रिंसिपल कॉल्ड अ मीटिंग टू अपराइज, अपराइज मतलब इन्फॉर्म, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा अंतर है, बट देर इज अ डिफरेंस, राइट। टू इन्फॉर्म द स्कूल, schools governing body of the progress made by all the students in the past year. So इसमें भी usage incorrect नहीं है, correct है। So at the end of each practice session, the teacher trainees are expected to appraise their performance. Again, evaluate. So in this context also this is right. तो ये तीनों में तो usage correct है, तो यानी कि हमें तो incorrect ढूंढना है, तो ultimately जो answer निकल के आएगा वो D ही आना चाहिए। But again, just to you recheck, like we always say, पर recheck जरूर करिए before taking the final call. So the soldiers returned to the camp to appraise the commanding officer of enemy's location. यहाँ पे मतलब है इन्फॉर्म करना, तो जो वर्ड होना चाहिए वो अपराइज होना चाहिए, अप्रेज नहीं होना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग यूसेज। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस डी। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं विच इज वोकैबुलरी ड्रिवन, वर्ड यूसेज ड्रिवन। अब आप कितना नोटिस कर रहे हो डिटेल्स को, आपको मीनिंग्स कितने पता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बहुत टेक्निकल हैवी वर्ड्स नहीं देते, दे गिव यू सिंपल वर्ड्स, बट दे माइट you know want you to know the confusing words, very close similar sounding words. So that sort of awareness is needed, especially when it is a time based test. So let's come to the next question. Please try this. चलिए, अब यहाँ पर हम पढ़ना चालू करते हैं। द किंग वॉज अंडर इंटेंसिव प्रेशर टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ हिज वास्ट एम्पायर। तो इंटेंसिव इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम इंटेंस। इंटेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर, राइट। इंटेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि द किंग वॉज अंडर इंटेंसिव प्रेशर, so ही वॉज अंडर इंटेंस प्रेशर, नॉट इंटेंसिव प्रेशर, तो ये यूसेज इनकरेक्ट है। द सब्जेक्ट्स लोथिंग, लोथिंग मतलब हेटिंग, द हेटिंग ऑफ द क्रूअल एम्परर, एम्परर मतलब रूलर, किंग, शासक, वॉज इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये यूसेज करेक्ट है।
without intensive study, which requires a lot of hard work that you have to do right now, it is difficult for most students to get admitted into any course. Right usage. The intense debate between states led to resolution of issues across the border. Again, right usage. तो किस sentence में usage correct नहीं है? A में, right? Intensive की जगह the word that should have been used is intense. Okay. So let's move to the next question now. I will step aside. Please try this. अच्छे से सवाल करिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए कि कहाँ ट्रैप है, कहाँ आप फंस सकते हो। आप जब क्वेश्चंस करते हो, आपको वैरायटी के क्वेश्चंस इस क्लास में हम इसलिए भी करा रहे हैं ताकि आप ये भी देख लें कि किधर आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ठीक है। सो आपका जो पहला सेंटेंस है वो है लाइव्स ऑफ द लिटिल प्रिंसेस इन द लार्ज कैसल। कैसल होता है महल। इन द रिच सिटी वर लग्जूरियस। सो लग्जूरियस मतलब रिच, एक्सपेंसिव, राइट। तो यानी कि ये यूसेज तो करेक्ट है। दिस इज राइट। अगेन हमें ध्यान रखना है, हमें इनअप्रोप्रिएट या रॉन्ग यूसेज को पिक करना है। द रूम्स वर एडोन्ड। एडोन्ड का मतलब सजाए हुए थे, डेकोरेटेड with luxuriant trimmings of gold, silk and velvet. Right? तो luxuriant क्या होता है? You can write the meaning. Luxuriant is which grows abundantly. Abundantly मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ है। तो आप क्या करो, आप ये दोनों की दोनों वर्ड्स को लिख लो, क्योंकि बेसिकली इन अ वे वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर वोकैबुलरी एज वेल, right? So if you will keep these words in mind, it will be easy, right? So coming to the third sentence, they were handsome men who were distinguished by their luxuriant golden tress. Tress से मतलब hair. तो ये तो सही बात है, right? Luxuriant, abundant growth है, बाल सुंदर हैं, घने हैं. The cruise ship was of medium size, but the suits were very luxurious. Again, rich and expensive. तो देखिए पहला, तीसरा, चौथा यूसेज करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, राइट। सो यहाँ पे लग्जूरियंट नहीं लग्जूरियस आना चाहिए। यू नो द मीनिंग, सो लग्जूरियंट इज नॉट फिटिंग इन हियर, so we will pick B as the right answer, right? Let's come to the next question. Let's try this. अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे वर्ड्स पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये देखिए इन अ वे वोकैबुलरी ही चेक हो रही है आपकी, राइट। तो इफ़ यू विल मिस दीज वर्ड्स एंड आप फंस जाओगे। सो अभी हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, अगेन वी आर पेइंग अटेंशन टू द डायरेक्शन, इन अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई करना है। नेचुरली द फॉना ऑफ द रीजन वेरीज विद क्लाइमेटिक चेंजेस। तो क्लाइमेट, दिस इज कंसर्न विद क्लाइमेट, राइट। तो क्लाइमेट से वर्ड बना है विच इज करेक्ट। क्लाइमेट मतलब मौसम, राइट। सम कंडीशंस अडॉप्ट देमसेल्व्स टू अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। सो यू हैव टू सी कि इसमें यूसेज आपका करेक्ट है कि नहीं है, राइट। क्लाइमेटिक, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे चेंजेस आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। व्हेन द लास्ट ट्री डाइज इन द क्लाइमैक्टिक सीन, ये यहाँ से आता है क्लाइमैक्स से। ये वर्ड क्लाइमैक्टिक, जहाँ पे सी आ रहा है, ये वर्ड क्लाइमैक्स है। तो आपने देखा होगा ना, मूवी का क्लाइमैक्स आ गया जब, वेरी एक्साइटिंग, सो ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, पीक ऑफ एक्साइटमेंट, उसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं ना, क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी, राइट। तो ये आप पढ़िए, when the last tree dies in the climactic scene, the message in the movie becomes clear. तो क्लाइमैक्स वाला सीन, इसमें भी यूसेज करेक्ट हो गई। द क्लाइमैक्टिक चेंजेस फ्रॉम समर टू विंटर, तो वो क्लाइमैक्टिक चेंजेस नहीं होते, वो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, राइट। क्लाइमेटिक, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला यूसेज आपका इनकरेक्ट है, तो द करेक्ट आंसर विल बी डी इन दिस केस, राइट। देख रहे हैं, बहुत लग्जूरियस, लग्जूरियंट, क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैटिक। तो हो सकता है कई बच्चे तो जल्दबाजी में सी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, उनको लगता है एक ही यूसेज है। तो यही मैं बार बार कह रही हूँ, एक तो आपको थोड़ा बहुत वोकैबुलरी, स्पेशली द कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वेरी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, राइट, ये आपको पता होने ज़रूरी है। मीनिंग्स पता होने ज़रूरी हैं, वोकैबुलरी आपको बिल्ड करनी ही करनी है, राइट।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि यू आर पेइंग अटेंशन टू द डिटेल, अदरवाइज यू माइट जस्ट मिस ऑन दीज क्वेश्चंस विच कैन बी अ गुड वे टू बूस्ट योर स्कोर्स, राइट? चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू दिस कैटेगरी विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स हमने पिछली क्लास में भी करे थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज देख लेना वीडियो, राइट? तो तब मैंने आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल एडवांस करके समझाया था। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ गिवन है, यहाँ पे भी दो चीजों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ये मिस नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिखता है उनके दिमाग में एक पहला पॉइंट आता है कि ये तो मेरा वोकैबुलरी टेस्ट कर रहा है, वोकैब कर रहा है टेस्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट डूइंग इट, बट इट इज ऑल्सो टेस्टिंग योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो हमने एक पूरी क्लास करी है, एक पूरा सेशन करा है, जहाँ पे हमने डिस्कस करा है कि आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट। जस्ट टू पुट इट अगेन, पहला स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है, राइट? दूसरा, सी व्हाट, who or what is the discussion all about, what is the subject of discussion, ठीक है? ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। फिर देखिए क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, अगर कहीं ट्रांजिशन वर्ड्स दिखते हैं तो उसको भी ऑब्जर्व करिए, राइट? उसके बाद आंसर को प्रिडिक्ट करिए, और लास्ट स्टेप है एलिमिनेशन करिए, और फिर रिपीट फॉर अदर ब्लैंक्स। तो यानी कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले देखिए हम क्या बारे में, कौन से ब्लैंक से बिगिन कर सकते हैं। तो अगर 3 ब्लैंक है, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी ब्लैंक से बिगिन करना है। इनफैक्ट अगर आप इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो तो कोई आपने एक ब्लैंक पे क्रैक कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट ऑलवेज विद द इजियर ब्लैंक, राइट? फिर आप देखिए कि वो ब्लैंक आपसे क्या पूछना चाहता है, राइट? सो पहला स्टेप है स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक। आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, पैराग्राफ समझने की कोशिश करी, फिर आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऐसा ब्लैंक है जो मुझे डूएबल लग रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि सीक्वेंशियल ही करना है। आपको अगर पहला ब्लैंक इजी लगता है पहले से करिए, आपको दूसरा ब्लैंक इजी लगता है आप दूसरे से करिए, तीसरा इजी लगता है तीसरे से करिए। कहीं 1 2 3 3 2 1 का सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पजल्स करते हैं ना, एक पार्ट को फिट किया, जो उसके बाद जो आपको लग रहा है कि वो आपकी जिक्सॉ पजल को कंप्लीट कर रहा है उसको प्लेस कर दिया, तो इससे एक होलिस्टिक पिक्चर इन टोटलिटी क्रिएट हो जाती है, एंड दैट इज रियली रियली हेल्पफुल, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट समझें। तो पहला स्टेप है कि इजियर ब्लैंक आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि जो ब्लैंक है वो पूछना क्या चाह रहा है, फिर उसके इर्द गिर्द उस ब्लैंक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिसको आपको यूज करना है टू रीच टू द आंसर, राइट? अगर कोई ट्रांजिशन वर्ड आता है, वाइल, ऑल्दो, येट, बट, एडिशनली, इन वर्ड्स को लेकर केयरफुल रहो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि इससे कई बार आपको पता चलता है कि डायरेक्शन कैसे रहेगी डिस्कशन की, तो क्वेश्चन डिकोड करना आपके लिए आसान रहता है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ट्रांजिशन है, कई बार होते हैं कई बार नहीं होते, तो आपको बस एक हाइजीन प्रैक्टिस रखनी है कि ऑब्जर्व करना है। कई बार हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते तो पूरा सीक्वेंस या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट उलट पड़ जाती है। सो ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप प्रिडिक्ट करो आंसर को, वो हिंदी में भी हो सकता है, वो एक सिंपल इंग्लिश के वर्ड में भी हो सकता है। एक बार प्रिडिक्ट कर दिया तो उसके बाद कोई इनकरेक्ट आंसर चॉइस आपको यूजुअली अट्रैक्ट नहीं करती या ट्रैप में नहीं डालती। और फिर आप एक बार प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर लो। जैसे आपको लगता है कि मेरा ये जो मैं सेकंड ब्लैंक मैंने क्रैक कर लिया, तो जो आपका वर्ड है उसके बेसिस पे आप एलिमिनेशन करके, हो सकता है कि चारों में से 2 चॉइसेस तो एलिमिनेट कर दो, तो भी गेम आसान हो रहा है। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं बार बार फोकस करती हूँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए, बिकॉज इट इज लाइक रिड्यूसिंग योर एनिमीज। तो मेरे पास अगर मैं एक लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरे पास 4 एनिमीज हैं, मैंने अगर एक साथ चारों के साथ लड़ूंगी या एक के साथ एक बार 2 के साथ लड़ूंगी, which is a better thing, 2 के साथ लड़ना, because then I'll be able to channelize और optimize better, बस that's the point। process of elimination में भी हम बार बार स्टूडेंट्स को कहते हैं एलिमिनेट करो, हटाते जाओ चॉइसेस, निकालते जाओ चॉइसेस, रिमूव करते जाओ, ताकि आपके एनिमीज कम बचें और आप अच्छे तरीके से बाकी जो बची हुई चॉइसेस है उनको कंपेयर कर सको। इससे एक्यूरेसी बेटर होती है, फोकस बेटर होता है, एफर्ट सही लगता है, और there's a good possibility of question getting right, right? चलिए, सो आई विल अगेन स्टेप असाइड। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में करे भी थे, मैंने आपको समझाया है।
तो क्योंकि ये मास्टर क्लास है तो इसमें हम मेजर कैटेगरीज को रिवाइज कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं। तो आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को टैकल करो और बताओ व्हाट विल यू पिक अप एज द राइट आंसर। चलिए, तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये बोलता है कि अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट डैश जियोलॉजिकल फीचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हम किसके बारे में बात करें कि कैसा जियोलॉजिकल फीचर है, क्या अरावली रेंज बोल रहे हैं ओल्डेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास आंसर चॉइसेस हैं, ओल्डेस्ट, कंटिन्यूइंग, सर्वाइविंग, प्रिवेलिंग, एग्जिस्टिंग, राइट। तो अब इस केस में मुझे कंटिन्यूइंग तो नहीं समझ में आता, बट हाँ बाकी तीनों चॉइसेस मुझे सही लगती हैं। तो बस हमने क्या किया, अभी हमने कहा कि भाई डी इज नॉट लुकिंग वेरी शार्प एज एन आंसर, सो लेट्स कीप ए बी सी, क्योंकि ओल्डेस्ट, प्रिवेलिंग, एग्जिस्टिंग और सर्वाइविंग कैन मैच, बट कंटिन्यूइंग इज नॉट गेटिंग इनटू द डिस्कशन। सो इन केस अगर आपको कंटिन्यूइंग भी सही लगे तो आप पहले ब्लैंक के बेसिस पे एलिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंटेंस आपस में एक छोटा सेंटेंस था और मुझे पढ़ते पढ़ते क्लिक कर रहा था, तो मैंने यहीं पर इसको सॉल्व कर लिया। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती कि मुझे यहाँ पे लॉजिक नहीं समझ में आता, आई वुड हैव मूव्ड फर्दर, राइट। These were once tall mountains, possibly as high as the Himalayas. Over hundred of million of years, these tall mountains have been dash. तो ये पहले टॉल थी, अब यहाँ पे ट्रांजिशन देखिए ओवर 100 years, क्योंकि दीज वर वंस, तो ये वाला टाइम क्लू है कि पहले टॉल थी, राइट। सो वंस आई यूज टू स्टे इन तमिलनाडु, तो मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि चेंजेस हैपेंड। सो वंस इट वाज टॉल, दिस अगेन दीज आर द टाइम क्लूज, वही ट्रांजिशंस जो आपको ऑब्जर्व करने कि तब इनकी हाइट, दीज वर एज हाई एज द हिमालयस, नाउ ओवर 100 of millions of years these tall mountains have been dashed to low hills and ridges। तो यानी कि अब ये डिस्ट्रॉय हो गई हैं या ये रिड्यूस हो गई हैं या इरोड हो गई हैं, राइट। सो दीज हैव गॉन डाउन, मतलब इंटेंसिटी इनकी कम हो गई है, राइट। सो अगेन प्लीज सी व्हाट आर द आंसर चॉइसेस। सो डिस्ट्रॉयड तो कंप्लीटली ही खत्म हो जाना होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गई, जबकि हाइट कम हुई है, तो डिस्ट्रक्शन कैन नॉट बी द वर्ड। प्रिवेलिंग फिट करता है बट डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो हमने क्या किया, बी तो एलिमिनेट कर दिया, राइट। अब इसमें अगेन ब्रोकन डाउन इज नॉट द टर्म, ब्रोकन इज आप पत्थर से हथौड़ी मार के तोड़ रहे हो। तो अगर आपको कंटेनिंग भी थोड़ा सा टेम्पटिंग लग रहा था तो उसको रखने के बाद भी ब्रोकन डाउन इज नॉट फिटिंग। सो रिड्यूस्ड, साइज कम हुआ है, और इरोड तो बिल्कुल ही सही वर्ड है कि ग्रेजुअली जो लेयर है वो हटती गई। सो वी कैन कीप आइदर ऑफ दिस, तो अभी आप ए और सी को रख सकते हो, बी और डी हमने एलिमिनेट कर दिया। सेंटेनल अगर आपको नहीं पता तो गार्ड होता है, राइट। आगे पढ़ते, ट्रांजिशंस पे हमेशा ध्यान देंगे। तो येट दीज डिम्यूनेटिव, डिम्यूनेटिव मतलब स्मॉल, साइज जिनका छोटा होता है, डिम्यूनेटिव से ही आप मीनिंग निकाल सकते हो माइन्यूट, राइट। तो ये कैंगरू वर्ड है, यानी कि मीनिंग इज इन द वर्ड इटसेल्फ, have been dashed to many important events in Indian history. So they have been what? They are not guarding the events, but they have seen the events, right? So guard तो नहीं यहाँ पे fit बैठेगा. Yes, they have witnessed the events, right? So they have been for that long that though they have reduced in size, but they have seen a lot of transition happening over across so many years. So the correct answer will be C. So that's the approach that you keep on cracking one particular part, come to the answer choices, eliminate, then revisit, then eliminate. So अगर आप ऐसे टू एंड फ्रो की अप्रोच रखते हो तो क्वेश्चन क्या होता है, इजी हो जाता है। तो कोई बड़ा हमारे पास कोई बड़ा टारगेट है, तो एक साथ बड़ा देखेंगे तो इंटिमिडेटिंग लगेगा, आप डर जाएंगे। बट अगर आप बड़े टारगेट को छोटे टारगेट्स में ब्रेक कर देंगे तो उससे क्या होता है कि एक तो आप पे प्रेशर कम होता है, दूसरा आपको लगता है कि ये अचीवेबल है, ये डूएबल है। तो हमेशा जब भी आपको कोई बड़ा इंटेंस टास्क दिखे अपनी लाइफ में या क्वेश्चंस में, ब्रेक इट डाउन इनटू इजियर स्मॉलर
स्मॉलर पीसेस, तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन और ऑफ योर लाइफ सिचुएशन रिड्यूसेस, यू फील मोर कॉन्फिडेंट। एक छोटा टास्क आपको लगता है हाँ ये डूएबल है, चलिए एक छोटा निकला, फिर दूसरा छोटा निकला, तो ऐसा छोटा 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 करते करते आप ऊपर पहुंच जाते हो, राइट। बट अगर आप पूरा एक साथ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो तो उससे एक तो घबरा जाता है, केओस मचता है, कई बार रैंडमनेस आ जाती है, राइट, तो उसके नुकसान ज़्यादा है। सो दिस इज अनदर हैक दैट इफ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इफ इट इज़ अ टफ प्रॉब्लम, इफ इट इज़ अ लेंदी प्रॉब्लम, break it into components and then sort it out, right? So I hope this is clear. C will be the right answer. Now let's go to the next question. Please try this. आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है। इनफैक्ट सम क्वेश्चंस में आई एम ऑल्सो गिविंग यू द राइट स्टिपुलेटेड टाइम दैट यू शुड यूटिलाइज, राइट। अगर आप यूटिलाइज करोगे उतने ही टाइम को, सो इट विल बिकम एन ईजी जर्नी फॉर यू। चलिए, सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है इसको। The best strategy to give and dash is to deliver it orally. Orally मतलब by speaking, as well as dash in dash. It is also, तो ध्यान दें, also मतलब आइडिया को बिल्ड कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रांजिशन वर्ड है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यू नो से यू आर लीविंग टू योर कॉलेज, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉलेज जाएंगे तो आपकी मम्मी कहेंगी कि यू नो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल्सो रिमेंबर टू ईट द राइट फूड, ऑल्सो दैट्स टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड, राइट। सिमिलर डायरेक्शन की बात हो रही है। So also important to dash the employees achievements in the same manner. तो हमारे पास अब वर्ड्स क्या हैं, टू गिव एन अप्रूवल, इंडिक्टमेंट। तो अगर पहले ब्लैंक से चले तो क्या कोई जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं वो ओरली भी दें एज वेल एज यू नो इन राइटिंग भी दें, तो ओरली एज वेल एज इन राइटिंग। तो इससे आपको समझ में आया होगा, इंडिक्टमेंट तो होता है ऑफिशियल पेपर, ऑफिशियल पेपर यू नो put across giving the nature of crimes. So official paper presenting crimes या चार्जिंग क्राइम्स, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो क्राइम का तो कोई केस हमें समझ में आता नहीं है, तो इंडिक्टमेंट तो नहीं हो सकता, राइट। अप्रेजल इज इन्फॉर्मिंग, तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो दैट हैज टू बी डिलीवर्ड रिटन इन अ रिटन वे एज वेल एज इन द यू नो ओरली के साथ अवार्ड फॉर्म नहीं चलेगा, मेमोज नोटिफिकेशंस होते हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं, तो ओरली एज वेल एज इन द रिटन फॉर्म। तो राइटिंग से ही आप क्वेश्चन रिकॉग्नाइज कर जाओगे, राइटिंग और अप्रेजल दोनों मैच करते हैं। एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉइज अचीवमेंट, सो रिकॉग्नाइज मीन्स गिविंग द वैल्यू ऑल्सो। तो सी, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में सी के तीनों ब्लैंक्स फिट इन होते हैं। तो अगर आप बी को ही क्रैक कर लेते तो क्वेश्चन आसान हो जाता, राइट। बट एट टाइम्स क्या होता है, हम इतने फंस जाते हैं या ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार इंडिक्टमेंट तो नहीं पता। तो ऑफिशियल पेपर चार्जिंग ऑफ क्राइम, इसको आप इंडिक्टमेंट बोलते हो, तो क्राइम की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट ही एम्प्लॉय को फीडबैक देने का या प्रमोशन देने का, अप्रेजल या इंक्रीमेंट देने का कर रहे हो, राइट। सो इन दैट केस एडवर्टाइज भी नहीं होगा ना, यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग, राइट। सो एडवर्टाइज, अगर आप तीसरे ब्लैंक से स्टार्ट करते तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज, मे बी यू वुड हैव केप्ट, बट इंडिक्टमेंट की वजह से चॉइस एलिमिनेट हो जाती, राइट। प्रमोट भी ठीक था, बट यू आर नॉट गिविंग इट orally as well as awards, orally as well as in writing, that's making sense. So in the entire picture, C is where all the three blanks are fitting in and giving you a holistic picture, right? Chaliye, so now let's come to the next question. Let's see this very interesting question. छोटा ब्लैंक है, पर एक ही छोटे सेंटेंस में मल्टीपल ब्लैंक से गेम
it is absolutely another game. So I'm giving you sufficient time. आप सारी choices को weigh करिए and then take a call. चलिए, सो यहाँ पर देखिए, the dash dash man was actually the dash manager the company ever had, right? तो यानी कि आपको देखना है कि जब हम लिस्ट देते हैं, कॉमा से सराउंड करते हैं, तो यूजुअली जो आइडियाज फ्लो करते हैं वो सेम नेचर में फ्लो करते हैं, राइट? पॉजिटिव में ही फ्लो करते हैं। तो हमें पहले तो ये देखना है कि दो सिमिलर डायरेक्शन के वर्ड्स मिले। तो एसिडुअस मतलब हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग हो सकता है, पर ल्यूडिकरस इज सिली। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो गए, हमें सिमिलर आइडियाज के वर्ड्स चाहिए। सो दिस कैन नॉट बी माई आंसर। एसिडुअस इज अ पॉजिटिव वर्ड, एनालिटिकल जो अच्छे से एनालिसिस कर सके, दिस वी कैन कीप। वेल ग्रूम्ड और असर्टिव भी आप रख सकते हो, दो ग्रूमिंग का कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं होता मैनेजरल केस में, बट स्टिल इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। एंड काइंड हार्टेड और थॉटफुल भी जाता है, राइट? तो हमने ये कह दिया कि भाई आप इसके ग्राउंड पे तो आप एक ही चॉइस को एलिमिनेट कर सकते हो, एक को, कि आप सिली और हार्ड वर्किंग नहीं मैच करेगा। तो सिमिलर टोन मतलब ये तो दोनों वर्ड्स तारीफ करें, दोनों वर्ड्स क्रिटिसाइज करें, तो हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि पॉजिटिव ही है। तो वी हैव डिसाइडेड बाय ऑब्जर्विंग BCD की जो कहानी है अबाउट दिस मैन, दैट्स अ पॉजिटिव स्टोरी, वाज एक्चुअली द डैश मैनेजर द कंपनी हैज एवर हैड। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग क्लेम है, राइट? तो बेस्ट हो सकता है, कंपैशनेट होता है दया वाला भाव रखना। तो दयालु वाला तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, राइट? कि अगर वो वेल ग्रूम्ड और असर्टिव है, असर्टिव मतलब अपना ओपिनियन कॉन्फिडेंटली क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो दयालु है, ये तो नहीं समझ में आता, राइट? सो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। अगेन, friendliness is something you would not, I was actually the friendly manager the company has ever had. तो ये काइंड हार्टेड और थॉटफुलनेस अगेन, बट सही, बट फ्रेंडली इज नॉट मेकिंग सेंस। सो what you can pick up is B as the right answer, to the best manager the company has ever had, right? तो superlative ever had को भी justify करेगा, दोनों words positive भी हो गए, and it is making sense professionally also in the given context. So the correct answer choice will be B in this case, right? So now let's try this question again, a very interesting one, एक बार try करो। अच्छे से पढ़ो, तीनों ब्लैंक्स को ऑब्जर्व करो, कहानी समझो, एंड देन टेक अ कॉल रादर देन जस्ट जंपिंग टू द कंक्लूजन। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो एज वैक्सीनेशन रेट्स राइज, तो अगर वैक्सीनेशन का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो गवर्नमेंट्स रिलैक्स देयर पैंडेमिक रेगुलेशंस, नियम कानून, राइट, रूल्स। तो यहाँ पर आप यहीं पर देख लोगे कि एज वैक्सीनेशन का रेट है तो गवर्नमेंट रिलैक्स करिए, रिलैक्स क्या करेगी, जो उसने रूल्स इम्पोज कर रखे हैं, राइट? तो रेगुलेशन सॉलिड लगता है। रेजोल्यूशन तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है, मैं रेजोल्यूशन लेती हूँ कि मैं नए साल में रोज मॉर्निंग वॉक करूंगी, वो तीसरे दिन टूट जाता है, बट स्टिल तो रेजोल्यूशन तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अपने पैंडेमिक सिस्टम्स को थोड़ी रिलैक्स कर रही है, सो इवन दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। मॉनिटरिंग अगर आप रखना चाहते हो आप रख लो, बट अगेन वैसे क्लियर है कि ए और बी में ए इज डेफिनेटली अ बेटर चॉइस, वहीं से क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। बट अगर आपको डाउट आता है, क्योंकि रेजोल्यूशंस और सिस्टम्स का एलिमिनेशन इजी है, मॉनिटरिंग हो सकता है एग्जाम स्ट्रेस में आप फंस जाओ। सो डोंट टेक डोंट गेट टू एक्साइटेड कि भाई मेरे को तो फर्स्ट एलिमिनेशन में ही करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, आगे पढ़ो एंड यूटिलाइज द अदर ब्लैंक टू क्रैक द क्वेश्चन। ठीक है, सो द रिकवरी ऑफ द इवेंट इकोसिस्टम इज हैपनिंग फास्टर देन
एक्सपेक्टेड। इवेंट मैनेजमेंट कौन, एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स? तो इन दैट केस अगेन सी, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स दोनों रख सकते हो, अगर आपको अभी डाउट लग रहा है तो दोनों रख लो। सी द नंबर ऑफ इवेंट्स एंड इवेंट अटेंडेंस रीचिंग एंड पोटेंशियली डैश प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो दैट मीन्स नंबर उसको रीच कर रहा है और कई बार उसके आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि एंड आ गया तो आइडिया पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो कंफाउंडिंग तो लिमिटिंग हो जाएगा। तो आपने अगर इनिशियल दो ब्लैंक्स पे ए और बी में डिडक्शन नहीं कर पाए, तो ये बहुत क्लियर है कि अगर हमारे पास रीच कर रहा है और कई बार पोटेंशियली सरपास भी, मतलब सरपास मतलब अपने नंबर्स को पीछे छोड़ता हुआ आगे चला जाएगा। सो इन दैट केस यू कैन पिक ए एज द राइट आंसर। तो कई बार क्या होता है कि हमें पहले दो वर्ड्स बिल्कुल ही सही से लगता है, सिमिलर रखते हैं और हम कॉल नहीं ले पाते, देन इट इज फाइन। तब आप क्या करो, आप थर्ड ब्लैंक को सॉर्ट कर लो एंड दैट विल बेसिकली ईज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, चलिए, सो नाउ लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट, दे आर हैंड पिक्ड, क्योंकि ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत होलसम रहेगी। आपको सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको familiarize करा रही हूँ along with the approach and we are actually applying it, right? So it's really important that you pay attention to the details, try solving the questions intelligently so that you are not getting stuck anywhere. That's very very important. चलिए, सो अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। When we think about listening, we tend to assume that's basically same as hearing. This is dash because it leads us to believe that effective listening is a dash. As a result, we make little effort to learn or develop listening skills. तो यानी कि जब आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको पता चल गया कि hearing and listening are two different things, right? ये आप यहाँ तक चले जाओगे because we are making little effort to learn or develop listening skills. So that's not the same, no, because then we are not making the effort. तो कॉन्टेक्चुअली आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल जाती है. सो वी कैन से लिसनिंग एंड हियरिंग इज डिफरेंट, सो वी टेंड टू मेक एन अजम्पशन दैट द सेम इज लिसनिंग इज सेम एज हियरिंग. दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट. तो यहाँ पे आपका प्रिडिक्टेड वर्ड क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा. तो ब्लंडर तो बहुत बड़ा घोटाला कर दिया आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वंडल तो नहीं होगा ब्लंडर. फैलेसी हो सकता है. फैलेसी इज वेयर यू आर यू फेल, मतलब या ये आपकी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे समथिंग विच इज फॉल्स. तो फैलेसी इज समथिंग विच इज फॉल्स और समथिंग विच इज रॉन्ग, तो फैलेसी रख सकते हो आप. ठीक है. सो मिस्टेक भी माइल्ड वर्ड है, मिसकंसेप्शन भी ठीक है, राइट. तो यानी कि बी सी डी में से आप देख लो क्या कर सकते हो. बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स अस टू बिलीव दैट इफेक्टिव लिसनिंग इज व्हाट. इफेक्टिव लिसनिंग इज, अगर ऐसा सोच रहे हो कि हियरिंग और लिसनिंग एक ही जैसी बात है, तो इन दैट केस आप दोनों को सिमिलर ही कंसिडर कर रहे हो. सो समथिंग विच इज कमिंग आउट नेचुरली, राइट, क्योंकि हियरिंग तो आप नेचुरली करते हो. सो इफेक्टिव लिसनिंग इज नेचुरल. ये आप वर्ड प्रिडिक्ट कर सकते हो. तो स्पॉन्टेनियस, इम्पल्सिव तो अगेन इट इज नॉट मैचिंग, तो इम्पल्सिव हम एलिमिनेट कर देते हैं. ब्लंडर के ग्राउंड पे स्पॉन्टेनियस एलिमिनेट हो गया, बट स्पॉन्टेनियस यू वुड हैव केप्ट, जो इंस्टिंक्टिवली आता है बिना सोचे समझे. हमारे पास अब दो चॉइसेस रह गई, नेचुरल भी ठीक है और इंस्टिंक्टिव भी ठीक है. अब हम थर्ड चॉइस के बेसिस पे वील पिक अप द आंसर. सो as a result we make little effort to learn or develop listening skills and thereby dash a vital communication function. तो रिजेक्ट तो एब्सोल्युटली थ्रू आउट हो गया, रिजेक्ट नहीं कर रहे, वी आर नेग्लेक्टिंग, ध्यान नहीं देते. सो दैट्स द रीजन डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप विच इज पैरा कंप्लीशन. देखिए हम बहुत वैराइटीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं इस क्लास में. सो रियली इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चन कैटेगरीज पे ध्यान दो, फोकस रखो.
तो अब क्या है कि एक पैराग्राफ प्रोवाइडेड है और यहाँ पर एक ब्लैंक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस ब्लैंक में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट फिट होता है, जिससे एक लॉजिकल कंप्लीशन मिलता है पैराग्राफ को। दो वर्ड्स है ना, पैरा, अगेन पैरा एंड कंप्लीशन। इसमें भी समझना जस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो सेंटेंस आएगा उसका अगर मिडिल ऑफ इट में है तो या तो प्रीवियस सेंटेंस से कोई कनेक्शन शो करेगा या फॉलोइंग सेंटेंस से कोई कनेक्शन शो करेगा, तभी तो चेन बनेगी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एक सेंटेंस इंसर्ट कर रहे हो, आइदर इट शुड बी कनेक्टेड टू द प्रीवियस सेंटेंस और इट शुड बी कनेक्टेड टू द फॉलोइंग सेंटेंस, तभी तो उसका एक्चुअली एडवांटेज है, ये उसकी फंक्शनिंग है। अगर दोनों से ही कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो पैरा में फिट ही नहीं होता, राइट। सो पहले तो पैराग्राफ समझो, फिर आप आंसर चॉइसेस में देखो कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आइदर ऑफ इट, आइदर द स्टेटमेंट कमिंग बिफोर और आफ्टर से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, राइट, आइडिया को कंटिन्यूटी दे रहा है, या फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए एज अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन काम कर रहा है। और ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार एंड में भी आपको बोल देते हैं कि स्टेटमेंट को इंसर्ट करो, दैट कैन बी अनदर वेरिएशन। इट कैन एक्ट अगेन एज अ कंक्लूजन अगर लास्ट में कह रहे हैं, या फिर इट कैन जस्ट टेक द डिस्कशन अहेड, प्रीवियस आइडिया का एक्सटेंशन भी हो सकता है, राइट। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार इसको अच्छे से पढ़िए सो दैट वी कैन डिस्कस इट। अगेन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, क्रक्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एलिमिनेशन, ये तीन स्टेप्स यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं। ये दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स टू सॉल्व, एंड ऑफ कोर्स द कनेक्शन पॉइंट दैट आई हैव गिवन इट टू यू, previous and the following one. Now see this. जब हम इसको पढ़ते हैं, पोस्टपोन फ्रॉम लास्ट ईयर द टोक्यो ओलंपिक्स आर सेट टू बिगिन दिस ईयर, राइट। द लोकल्स आर वेरी इज समथिंग टू वरी अबाउट, वरीसम, ठीक है। द एथलीट्स आर एंशियस, ट्रेनिंग सेशंस आर ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब कट शॉर्ट, छोटे कर दिए गए, एंड रिस्ट्रिक्शंस आर एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब ज्यादा है। सो येट जापान, तो यहाँ देखिए येट, येट का मैं फिर ट्रांजिशन आ गया, मैं आपको बार बार कहती हूँ हर सवाल में आपको ट्रांजिशन दिख रहा होगा। तो ट्रांजिशन क्या है, अगर पहले का आइडिया पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ट्रांजिशन आ गया तो बाद वाला नेगेटिव, या वाइसा वर्सा, पहले वाला नेगेटिव बाद वाला पॉजिटिव, राइट। जैसे मैं आपको सेंटेंस दूं, आई वॉज इंटरेस्टेड टू join the dance program yet I could not, है ना। तो येट ने क्या किया कि पहले वाला तो सेंटेंस पॉजिटिविटी दे रहा है कि आई वॉज इंटरेस्टेड, और बाद वाले ने कहा कि मैं नहीं कर पाई, वैसा वर्सा भी हो सकता था, राइट। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि येट कैसे जस्टिफाई करेगा। तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, उसको समझने के लिए आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। Yet Japan in many ways is seen as a safe choice because of its past experience of hosting big events. यानी कि अब लोग वरिड है, तो यहाँ पे बहुत सारी restrictions, everybody is worried, तो यानी कि इसका जो प्रीवियस आइडिया होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बाद वाला आइडिया पॉजिटिव जा रहा है कि अभी भी जापान एक सेफ चॉइस है, राइट। तो अगर आप ये समझ जाओगे कि जापान सेफ चॉइस है और येट आ रहा है, यानी पहले वाला आइडिया नेगेटिव होगा, यही ट्रांजिशंस का क्लू होता है। और एक बार आपने ट्रांजिशंस पकड़ लिया तो पूरा क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में आ जाता है, राइट। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, कुछ गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए, कुछ हैक्स पता होने चाहिए। उससे क्या होता है, जो आपका कंट्रोल होता है ना क्वेश्चन पे, और जो आपका अप्रोच होता है वो बहुत सॉर्टेड रहता है, राइट। सो द जापानीज आर एंशियस बट रेडी टू वेलकम द एथलीट। सो अगेन वो बट वाला ट्रांजिशन दो जगह विल नॉट डू जस्टिस, तो ए का एलिमिनेशन हो गया। द शैडो ऑफ पैंडेमिक लूम्स लार्ज ओवर द टोक्यो ओलंपिक्स, तो टेंशन है,
पर जापान इज स्टिल सेफ। तो देखो इससे एब्सोल्युटली फ्लो एस्टैब्लिश होता है, तो इसको रखेंगे। द इंटरनेशनल ओलंपिक्स हैज फुली सपोर्टेड द टोक्यो गेम्स। पर फिर ट्रांजिशन येट का यूसेज जस्टिफाई नहीं होता अगर सी को पिक करेंगे तो। जापान इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक रेसेशन। सो अगेन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ दिस वायरस और स्टिल जापान इज सेफ। तो रेसेशन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, आउट ऑफ स्कोप है, यानी कि इसका कोई लेना देना नहीं है टू द गिवन सिचुएशन। डी आउट ऑफ स्कोप है, राइट। और ए में दो ट्रांजिशंस आ गए विच इज नॉट एस्टैब्लिशिंग द फ्लो। सी से येट को जस्टिस नहीं मिलेगी, तो जो टोटल पिक्चर को कवर करता है वो बी करता है, राइट। अभी आई विल गिव यू अनदर 30 सेकेंड्स, आप एक बार खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जस्टिफाई करो अपने दिमाग में कि बी क्यों सही है। ठीक है, सो आई एम श्योर दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लेना है ना, ये एक आपका पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क की तरह अटेम्प्ट करना, सो दैट यू नो यू कैन ऑल्सो गेट सम एक्सपोजर and you can apply the concepts. And now let's come to the next category which is idioms and phrases. तो ये तो कुछ वही जैसे आपके हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, उसी तरीके से idioms phrases हैं। अब इस टाइम याद करना, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएंगी आपको idioms और phrases की, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जितना अवेयरनेस के बेसिस पे हो जाए उतना बढ़िया। और अगर आपको टाइम मिलता है तो यू कैन मेक अ पॉइंट दैट यू आर रिवाइजिंग 10 every day. Sorry, 10 idioms every day you can revise. That should be a good optimum target, right? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, और कई बार आप कॉन्टेक्स्ट देख के अपने लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। जैसे इफ यू टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन, आवर टीम हैज वन एवरी सिंगल मैच दैट दे हैव प्लेड सिंस जनवरी, दे सीम टू बी रोलिंग इन लक, रोलिंग इन मनी, ऑन अ रोल, ऑन अ रोलर कोस्टर। तो रोलर कोस्टर राइड होती है जहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव होता है, कि यू नो द जर्नी वाज अ रोलर कोस्टर राइड, अप साइड डाउन साइड, तो वो तो नहीं मैच करता। ऑन अ रोल एंड रोलिंग इन मनी इज नॉट अगेन फिटिंग इन। रोलिंग इन लक इज वेर यू गेटिंग यू नो lucky. ठीक है, so when the luck is favoring you, you say you are rolling in luck. So A will be the right answer. So it's plain awareness. So idioms और phrases में क्या है, जितना आप aware होगे उतना आपसे question solve हो जाएंगे। So it's मतलब vocabulary या sentence completion या fill in the blank questions में contextual understanding जरूरी है। यहाँ तो वो भी restriction नहीं है, यहाँ पे what you need to know is the meaning of the idiom. जैसे कई तो हमको पता होता है, वी नीड टू कट डाउन। अब यहाँ पे दो तरीके से उसने चेक किया। कट डाउन उसने फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आपको चेक किया कि क्या, तो आपको सेंटेंस में ही कट डाउन समझ में आता है। तो अगर हम कट ले लें विच इज अ वर्ब, और उसके बाद हमने एक प्रेपोजिशन लगा दिया, राइट, डाउन विच इज अ प्रेपोजिशन। सो अब एक वर्ब और प्रेपोजिशन ने यहाँ पे एक फिक्स्ड मीनिंग कन्वे किया, एक डेफिनेट मीनिंग को कन्वे किया, राइट। इसी को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। तो ये जो डेफिनेट मीनिंग है ये फिक्स रहेगा, ये अलग अलग लोगों के यूसेज से चेंज नहीं होगा। कट डाउन का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस। अगेन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ, जैसे ब्रेकअप है, राइट, या मेकअप है, या ब्रेक डाउन है, या कट डाउन है। सो दीज हैव सर्टेन स्पेसिफिक मीनिंग्स, दे हैव फिक्स्ड मीनिंग्स। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन ने यहीं पे चेक कर लिया कि तुमको क्या कट डाउन पता है। तो अगर तुमको कट डाउन पता है कि वी नीड टू कट डाउन और एक्सपेंसेस, तो अगर यहीं पे क्वेश्चन अटक गया, कट डाउन है, तो पूरा सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो दो लेवल्स पे देख रहे हैं, कई बार क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बना देते हैं। इफ यू नो कट डाउन इज रिडक्शन, तो आप फिर आगे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कट डाउन ही नहीं पता तो यहीं पे फंस जाओगे। सो वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस सो दैट वी आर एबल टू मेक एंड्स मीट, यानी कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। बाकी तो नहीं मैच करता। फिलैंथ्रोपिक दो वर्ड से बना है, फिल इज लव, एंथ्रो इज मैनकाइंड, सो फिलैंथ्रोपिक इज लव फॉर मैनकाइंड। तो और लूज एंड्स और टैक्स कंप्लायंट, कंप्लायंट इज जो ओबे करता है, ठीक है, compliance is one who obeys, so again that is not matching, so the correct answer will be A.
ठीक है। सो दिस इज अवेयरनेस, दिस इज हाउ मच यू हैव लर्नड इन योर क्लासेस। और अगर अभी आप सीखना चाहते हो तो कोई भी अच्छी बुक से ईडियम्स की लिस्ट पकड़ लो, ब्रेनन मार्टिन एक अच्छा सोर्स हो सकता है, और 10 से 15 ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स आप दिन के रिवाइज कर लो, विच शुड नॉट टेक मोर देन 3-4 मिनट्स, बस 3-4 मिनट का ही एफर्ट करना है, ठीक है। चलिए, सो अब हम आते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैटेगरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एनालॉजी। अगेन वी हैव हैड वन सेशन बिफोर आल्सो फॉर एनालॉजी। यहाँ पर क्या है, आपको एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मिलता है, आपको लॉजिकली इस रिलेशन को ट्रेस करना है एंड लुक फॉर एन आंसर चॉइस which offers similar relation, जहां पर सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिबिट होता है, विच ऑफर्स या एग्जिबिट्स, बेटर वर्ड है, एग्जिबिट्स सिमिलर रिलेशनशिप, राइट। तो जैसे पैसिव और मूवमेंट को देखिए, पैसिव होता है जहां पर आपकी मूवमेंट नहीं है, राइट, आप डल हो, तो ये तो दोनों बेसिकली ऑपोजिट ही हो गए। स्टेबल और स्टेबिलिटी ऑपोजिट्स नहीं है। हाइपोथेटिकल इज इमेजिनरी और ये रियलिटी, इसको आप रख सकते हो। आर्ट्स एंड साइंस नॉट ऑपोजिट, कहीं इसको बना मत लेना, क्योंकि कई बार अपने दिमाग में हम कोई इलॉजिकल तरीके से कनेक्ट कर जाते हैं। ट्रुथ और लाई अगर होता तो कंसिडर कर लेते, ट्रुथ लायर है, सो दैट इज वेयर द ट्रैप इज देयर, सो डी कैन नॉट बी माई आंसर, सो आई विल गो फॉर बी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब ये इसको फॉर्मेट चेंज कर लिया, माइजरली और चीप का रिलेशनशिप ट्रेस करो और फिर होमोजीनियस से देखो कौन सा सेट अलाइन करता है। अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, ट्राई करो क्वेश्चंस को, ताकि आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। चलिए, तो ये आसान है, माइजरली और चीप। तो माइजरली वो होता है जो पैसे नहीं खर्च करता, चीप। होमोजीनियस क्या है, होमो, होमो का मतलब सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट तो जो पैसा उड़ाए, अनकाइंड जो क्रूअल हो, अलाइक रख सकते हैं, फ्रेंडली नहीं, सो सी विल बी द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी। अब यहाँ पर भी आपको पिल्फर का मतलब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो फिर आप फंसोगे इस तरह के सवालों में। सो अगेन एंड अगेन माई रिक्वेस्ट इज टू प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन वोकेबलरी बिल्डिंग, सम टाइम टू नो द ईडियम्स, राइट, क्योंकि ये वाला आपको होमवर्क करना ज़रूरी है, या यहाँ पे बेसिक्स आपके थोड़े से क्लियर होने ज़रूरी हैं। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स को चेक नहीं करते, बट बेसिक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग तो क्रूशल है ओलिट्स के लिए, राइट। सो दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। So pilfer is stealing inexpensive things. So almost pilfering is a type of stealing. तो returning is not type of equipping, damaging भी नहीं, exercise भी नहीं, furnish करना और equip करना, राइट। तो फर्निश करना होता है जैसे अगर कोई एरिया है उसके ऊपर कोई सोफा है, आपने उसको फर्निश किया, इक्विप किया, फैसिलिटेट किया। सो द क्लोज मैच विल बी चॉइस डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। तो जाइब और प्रेज में डिफरेंस देखिए और मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए एंड सी हाउ इट कैन वर्क विद इनलाइटन। सो यू विल सी जाइब एंड प्रेज, दे आर बेसिकली ऑपोजिट वर्ड्स, राइट। तो जाइब करना किसी का मखौल उड़ाना होता है, प्रेज तारीफ करना होता है। तो इनलाइटन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को बेवकूफ बनाना, डिल्यूड करना। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी इन दिस केस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छे से देखिए। इन केस आपको दिक्कत आए तो ये वर्ड्स भी आप डिक्शनरी से वाइल यू आर अटेम्प्टिंग आप देख सकते हो। बट अगेन व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको लॉन्गर रन में वोकैबलरी आपकी अच्छी हो, नहीं तो फिर कई बार हम फंस जाते हैं। सो क्विक्सोटिक का मतलब क्या होता है? इम्प्रैक्टिकल होना, ठीक है। क्विक्सोटिक का मतलब क्या होता है कि आप इम्प्रैक्टिकल हो रहे हो, और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है वाइज हो, राइट। तो मर्की समथिंग विच इज अनक्लियर, तो इसी का आपको ऑपोजिट ढूंढना है, राइट। तो आप इसका ऑपोजिट देखेंगे तो मर्की का ऑपोजिट क्लियर हो जाएगा, सो सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी। अब इसी में भी आप सिमिलरली ट्राई करिए कि फीकंड और इनफर्टाइल का रिलेशनशिप आपको पता चले, एंड यू कैन अप्लाई द सिमिलर रिलेशनशिप हियर, राइट। तो एक बार आप सोच के देखो कि हाउ वुड यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ध्यान रखिए कहीं ना कहीं वोकैबलरी की अवेयरनेस होना जरूरी है, तो इस एनालॉजी में वोकैबलरी तो है ही इंपॉर्टेंट, एट टाइम्स रिलेशनशिप भी ट्रेस करना जरूरी है, कई बार सिंपल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो इट्स इंटायरली द माइंडसेट कि आपका जो पेपर सेटर है उसका क्या दिमाग चल रहा है जब वो क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है। क्या वो एक सिंपल लॉजिक ही टेस्ट करना चाह रहा है, या फिर उसके दिमाग में कोई वर्ड को सॉर्ट करने का पॉइंट है, राइट। सो यू हैव टू सी कि क्या इसका पॉसिबली इंटेंट है। तो इंटेंट वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, राइट। So it's not for everybody the same idea. So you have to see how is it working, right? टेक अ लुक एट ऑल द ऑप्शंस, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे ऑप्शंस को देखो। कई बार हो सकता है कि हमने जल्दबाजी में ऑप्शन ही नहीं कंसिडर किया, तो वहां पे भी हम फंस जाते हैं। सो यू नीड टू नो द all the options. You need to check all the answer choices, eliminate all inappropriate ones. So that's really important. सो बेसिकली फीकंड क्या होता है? फर्टाइल। फीकंड होता है फर्टाइल होना, और ये है इनफर्टाइल। तो बेसिकली ये क्या होगा? ये अगेन ऑपोजिट आइडियाज हो गए, राइट। ऑपोजिट वर्ड्स है, या इनका जो रिलेशनशिप है वो एंटोनिम बिहेवियर शो कर रहा है, राइट। तो फ्लीट का मतलब होता है फास्ट, तो अब आपको इसके ऑपोजिट जो वर्ड को पिक करना है, दैट विल बी स्लो, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे बस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफर कर दिया। फियर और कंपोजर का रिलेशनशिप देखिए, और फिर आप अप्लाई करिए टू जेनिथ। सो फियर एंड कंपोजर, अगेन यू सी, फियर होता है जो घबरा जाता है, कंपोजर जो मेंटली कूल रहता है, अपना काम को मेंटेन करके रखता है। तो जेनिथ इज पीक, राइट। पीक या टॉप, इसको आप जेनिथ बोलते हो, राइट। तो एपिक्स भी सिनोनिम है, तो एपिक्स नहीं आंसर हो सकता। हेवन तो मैच करेगा नहीं, हाइट्स नहीं। नादिर, नादिर एपिक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट, नादिर इज द लोएस्ट पॉइंट। तो नादिर इज गोइंग टू पिक अप, टू बी पिक्ड अप एज द राइट आंसर, राइट। सो लेट्स सी हाउ डज दिस वर्क। पोएट्री राइम, तो पोएट्री में क्या होता है? राइम होती है। तो फिलोसफी में क्या होता है? सी दिस व्हाट इट शुड बी लाइक। पोइट्री में राइम होती है, तो फिलोसफी में क्या होता है? यू हैव टू सी। अच्छे से देखो, टेक अ लुक एट ऑल द आंसर चॉइसेस।
So basically philosophy will have the concepts, right? The theory. So D will be the correct answer. Imaginary is something which is in the mind, तो वो तो हम नहीं बोल सकते. Music and bylaw again are not fitting in, right? So take a look at this. Obscene, coarse, obtuse. अच्छे से देखिए, अब आपको यहाँ पर ऑब्सीन और कोर्स के बीच का रिलेशनशिप डिराइव करना है, एंड देन यू हैव टू गो अहेड विद द क्वेश्चन. सो बेसिकली ऑब्सीन और कोर्स मतलब रूड बिहेवियर जो शो करता है, राइट? भद्दा बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. ठीक है, तो ऑब्ट्यूज इज बेसिकली डल, स्लो. तो ये मोर और लेस सिनोनिम्स है. तो जो ऑब्स्टिनेट होता है ये जिद्दी होता है, राइट? जो एडमेंट होता है. Obscure is something which is difficult or complex to understand. So stupid matches the best. So D will be the correct answer. ठीक है? So see this. Marshal is to prisoner, right? Then principal is to what? तो बेसिकली जो हेड ऑफ द प्रिजनर्स होता है मार्शल होता है, तो हेड ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हो जाएगा. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स किए. देखिए, हमने एक तो आपको शुरू किया हमने पैरा जंबल से. तो पैरा जंबल्स में आपको स्टेटमेंट्स जंबल्ड फॉर्म में गिवन होंगे, आपको रीअरेंज करके उनका मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, राइट? तो मैंने आपको कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, राइट? मैंडेटरी पेयर देखो, जिस्ट ऑफ द डिस्कशन समझो, ट्रांजिशंस देखो, प्रोनाउंस देखो, दिस दैट दीज दोज वर्ड्स पे अपना फोकस रखो. So or it's very important to be very alert while you're solving the question, right? वो बहुत extent पे check होता है, क्योंकि logic ही check कर रहे हैं आपकी ability to perform under pressure, your ability to pay attention to the minute details, your ability to not get overwhelmed, right? Your ability to be wise. ये सब check हो रहा है, right? तो अब ये actually एक pressure का environment create करने के बाद students की performance नीचे जाती है. but आप जितने well prepared होगे, जितना आपकी प्रैक्टिस थरो होगी, जितनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, जितनी आपको स्ट्रैटेजीज पता होंगी, जितनी आप अप्रोचेस से फैमिलियर होंगे, वो सब आपको हेल्प करता है इस प्रेशर को टोन डाउन करने में. तभी तो बार बार कहते हैं कि बहुत मॉक्स दीजिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, ताकि आप बहुत फ्रेंडली हो जाएं और आपको कुछ चीज़ नई ना लगे, हॉस्टाइल ना लगे, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग ना लगे. तो जो स्टूडेंट्स मल्टीपल मॉक्स दे देते हैं, फिर वो क्या होता है, अलाइन हो जाते हैं टू द एनवायरमेंट, अलाइन हो जाते हैं टू द प्रेशर, राइट? तो उनका माइंड रिसेप्टिव हो जाता है, या वो फिगर आउट करते हैं कि इसको कैसे तोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रेशर को एग्जाम के दिन में तोड़ना है. अगर प्रेशर आप पे हावी हो गया तो फिर आपकी परफॉर्मेंस रियून होगी. पर अगर आपने प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लिया, मैनेज कर लिया, वहीं पे आप विक्टोरियस हो जाते हो. तो जितना कामली कंपोजर के साथ आप स्ट्रेस को हैंडल करोगे, ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, उतना आपके चांसेस टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम इंक्रीज हो जाते हैं, राइट? फिर हमने वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस करे थे. वर्ड यूसेज की मैंने पहले भी क्लास ली हुई है. अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मास्टर क्लास में इंक्लूड करना ज़रूरी था. तो हमने वर्ड यूसेज के सवाल करें. अगेन यू कैन सी द वर्ड्स आर सिंपल, तो बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं डाल रहे. मे बी बहुत सारे वर्ड्स आपके सुने होंगे, पर क्योंकि अगेन दे आर वेरी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स फंस जाते हैं. तो आपको इंश्योर करना है कि आप फंसे ना, लॉजिकली क्वेश्चन को अप्रोच करें, आगे बढ़ें, राइट? एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमने पैरा कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस भी किए. तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको मैंने जैसे कहा कि पूरे क्वेश्चन को एक साथ अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? आप क्वेश्चन को ब्रेक करो और गोल को ब्रेक करो और फिर ईजियर ब्लैंक से स्टार्ट करो. एक बार ईजियर ब्लैंक के बेसिस पे एलिमिनेशन करो. हो सकता है कि क्लोज वर्ड्स हो
तो कहीं भी रश ना करो कि यार मेरे को तो आंसर लेना ही है। मे बी अगर एक आंसर चॉइस भी एलिमिनेट हो जाती है, दैट्स गुड फॉर यू, राइट? दैट्स अ पॉजिटिव साइन, एंड देन you can move to further blanks and go on by the process of simplifying the question and the process of eliminating the incorrect answer choices. Then of course when we talk about para completion, पैराग्राफ का आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ भी स्टेटमेंट इंसर्शन की बात हो रही है, जो स्टेटमेंट इंसर्ट होगा वो प्रीवियस या फॉलोइंग स्टेटमेंट से लिंक बनाएगा। जैसे हमने जो क्वेश्चन दिया था वहाँ पे हमने येट वर्ड को यूज़ किया था। तो ट्रांजिशंस क्रूशल रोल प्ले करते हैं। आपको कनेक्शन देखना है कि प्रीवियस से या बाद से कैसा फ्लो इस्टेब्लिश हो रहा है, कैसे वर्ड्स कनेक्शन शो कर रहे हैं, और एक बार कनेक्शन ट्रेस हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। ऑफ कोर्स एनालॉजी के सवाल हमने करे, ये भी होलिस्टिक प्रैक्टिस देने के लिए कि आप एक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करो, क्रैक करो, और फिर सिमिलर रिलेशनशिप को एग्जिबिट कर दो। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अल्टीमेटली जब आप इन सब क्वेश्चन टाइप्स को देखोगे तो ये अल्टीमेटली तो गेम तो लॉजिक ही चेक करने का है। लॉजिक, योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एक मास्टर टिप मैं आपको दूंगी वो यही दूंगी कि जितना हो सके एलिमिनेशन पे अपना ध्यान रखिए और लॉजिक से ड्रिवन चलिए। तो जितना आप स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखेंगे उतना आपको ईजी रहेगा to perform well in the exam, right? So I hope you found this session useful, right? बहुत मेहनत करी है इस सेशन को क्यूरेट करने के लिए ताकि आपको एक ही क्लास में मल्टीपल क्वेश्चन कैटेगरीज मिल जाए। तो जब आप अपना ओलेट का एग्जाम देख के जाओ, आप ये क्लास ज़रूर वापस देख सकते हो एज अ रिविजन, मे बी एट अ क्विकर स्पीड, right? Not at 1x speed, but maybe at 1.5x or 2x speed. But there are a lot of clues, important pointers, implementations done. And I hope that this class really helps you get better with your concepts and have a solid understanding and preparation of types of questions that are tested in the English section. So take good care of yourself, work very, very hard. All the best.